Good afternoon, ma'am, and all my friends. First of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Arti Kumari. Today, I am here to present PPT on Tata Group. In this presentation, I am going to read introduction of Tata Group, history of company, marketing mix of Tata Group, success rules of Ratan Tata, and conclusion. Now come to the first point, Tata Group of introduction. टाटा ग्रुप एक इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र तथा भारत में है। जमशेदजी टाटा द्वारा 1868 में स्थापित कंपनी ने कई टाटा ग्रुप एक मैम आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल। टाटा ग्रुप एक इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र तथा भारत में है। जमशेदजी टाटा द्वारा 1868 में स्थापित कंपनी ने कई ग्लोबल कंपनियों को खरीदने के बाद इंटरनेशनल स्तर पर पहचान हासिल किया। यह भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने इंडिविजुअल ग्रुपों में से एक है। प्रत्येक टाटा कंपनी अपने स्वयं के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के गाइडेंस और सुपरविजन के तहत काम करती है। सिग्निफिकेंट टाटा क्लाइंट्स इंक्लूड टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, जमशेदपुर एफसी, तनिष्क, वोल्टास, टाटा क्लिक, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा कैपिटल, टाइटन, ट्रेड शामिल हैं। इसके अलावा इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, ताज एयर, विस्तारा, क्रोमा और टाटा स्टारबक्स। Now come to the next point, history of Tata Group. In 1868 to 1904, at the age of 28, जमशेदजी टाटा ने अपने पिताजी की कंपनी में काम करना शुरू किया था। 1817 में 21,000 रुपए की कैपिटल के साथ उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने चिंचपोकली में एक बैंकरप्ट ऑयल मिल को खरीदी और इसे अलेक्जेंड्रा मिल के नाम से कॉटन मिल में बदल दिया था और उन्होंने 2 साल बाद अपनी उसी कॉटन मिल को बेच दिया ताकि अच्छी प्रॉफिट हो जाए। उसके बाद 1874 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल के नाम से एक और कॉटन मिल की स्थापना की थी तथा उन्होंने 4 गोल्स को प्राप्त करने का सपना देखा था। पहला था आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना करना, दूसरा था अ यूनिक होटल, तीसरा था अ वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन एंड चौथा था अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। उनके जीवन काल के दौरान 1903 में कोलंबा तट पर ताज होटल खोला गया तथा 1904 में जमशेदजी टाटा की मृत्यु हो जाती है। इन 1904 टू 1938 जमशेदजी की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा 1904 में चेयरमैन बने। सर दोराबजी ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की जिसे अब 1907 में टाटा स्टील के रूप में जाना जाता है। ग्रुप की ग्लोबल एम्बिशंस को चिन्हित करते हुए टाटा लिमिटेड अपनी पहली लंदन में विदेशी ऑफिस खोले थे। संस्थापक के गोल्स के बाद टाटा पावर को जन्म देते हुए पश्चिमी भारत के पहले हाइड्रो प्लांट को जीवन में लाया गया था। उसके बाद एक और सपना था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना जो 1911 में हुई थी। इन 1938 टू 1991 JRD टाटा को 1938 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। अंडर हिज चेयरमैनशिप टाटा ग्रुप की एसेट्स $101 मिलियन से बढ़कर $5 बिलियन से अधिक हो गई। 14 इंटरप्राइजेस से शुरू होकर
आधी सदी बाद 1988 में उनके जाने के बाद टाटा सन्स 95 इंटरप्राइजेस के ग्रुप में विकसित हो गया था। इन इंटरप्राइजेज में ऐसे इंटरप्राइज शामिल थे जिन्हें कंपनी ने या तो शुरू किया था या जिसमें वे अपने इंटरेस्ट को कंट्रोल करते थे। न्यू सेक्टर्स सच एज केमिकल, टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक, marketing, engineering and manufacturing, tea and software services earned them recognition. In 1990, now come to the next point. In 1991 to present, 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। यह भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का ईयर था जिसने विदेशी कॉम्पिटिटर्स के लिए मार्केट खोला था। इस समय के दौरान टाटा ग्रुप ने कई कंपनियों की स्थापना करना शुरू किया जिसमें शामिल थे टेटली जो 2000 में आया था, कोरस ग्रुप जो 2007 में आया था और जगुआर एंड लैंड रोवर जिसे 2008 में लाया गया था। उसके बाद 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को चेयरमैन नियुक्त किया गया था। Now come to the next point, marketing mix of टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का मार्केटिंग मिक्स उस ब्रांड या कंपनी का एनालिसिस करता है जो 4 पीस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को कवर करता है और टाटा ग्रुप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की व्याख्या करता है। प्रोडक्ट, सर्विसेज, इनोवेशन, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस, ETC जैसी कई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिन्होंने ब्रांड को बढ़ाने में मदद की है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंपनियों को बिजनेस गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में भी मदद की है और मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी को डिफाइन करने के लिए वाइडली रूप से उपयोग किया जाता है। Now come to the next point, Tata Group product strategy. टाटा ग्रुप इंडिया में प्रमुख ग्रुपों में से एक है। टाटा ग्रुप सेवरल इंडस्ट्रीज में उपस्थित है या और दुनिया भर में फैले इसके मार्केटिंग मिक्स में इसके बिजनेस हैं। टाटा ग्रुप जैसे कम्युनिकेशन, ITS, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा इसमें आता है टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा इंटरएक्टिव सर्विसेज। सेकंड आता है कंज्यूमर एंड रिटेल जिसमें आता है टाटा स्काई, टाइटन, लैंडमार्क, इन्फिनिटी रिटेल, कासा डेकोर और डिफेंस एरोस्पेस जिसमें आता है टाटा एडवांस मटेरियल, टाटा इंडस्ट्रियल सर्विसेज, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसे टाटा ग्रुप ने एस्टैब्लिश की थी। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, टाटा ग्रुप प्राइस या प्राइसिंग स्ट्रेटजी। टाटा ग्रुप की ऑल कंपनीज अपने स्वयं के सेट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तहत इंडिपेंडेंटली रूप से वर्क करती है। ये सभी कंपनियां एक दूसरे से यूनिक और अलग होती है, इसलिए इसके मार्केटिंग मिक्स में प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बाद ये इंडिविजुअल कंपनी के डिसीजंस हैं क्योंकि ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हैं जो डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स, कैपिटल स्केल, ETC को फेस करती है। टाटा ग्रुप प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। टाटा ग्रुप 6 से अधिक महाद्वीपों तथा 85 से अधिक कंट्रीज में प्रेजेंट है। टाटा ग्रुप विश्व स्तर पर ह्यूज स्केल पर फेमस हुआ है। इसमें ऑल कंट्रीज के लिए देशों में डिफरेंट वेबसाइट है। इसके अलावा टाटा ग्रुप की एक्टिविटीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।
इसकी अधिकांश कंपनियां अप टू डेट है जो और मोबाइल फोन पर भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इंटरनेट पर भी अच्छी उपस्थिति रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, टाटा ग्रुप प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। टाटा ग्रुप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज डायरेक्टली प्रमोट नहीं करती है, इंडिपेंडेंटली कंपनी इसे सुंदर बनाती है या इंडिविजुअल मार्केटिंग प्लान्स के तहत अपने ब्रांड या खुद को प्रमोट करती है। इसकी सर्विसेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को जैसे टाइटन, ताज होटल जैसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। टाटा स्टील एंड टाटा मोटर्स, यहाँ तक कि टेलीविजन जैसी कंपनियों पर द्वारा भी ह्यूज स्केल पर किया जाता है। That something. First point, success rules of Ratan Tata: do not grow with a view that something can't be done and so should not be done. And second point, leadership skills are very important. Third, do what you believe is right. Fourth point, make the difference. Fifth point, build a great team. And conclusion, the global growth for Tata Group became feasible as the acquisition took place through better ethical leadership, need to assess new markets, the opportunity cost and the growth new need for the quality of the products, thereby creating a brand name to integrate the value chain of ethics and social responsibility towards its stakeholder and the community itself. Tata Group has followed the ethics and no corporation issues regarding the finance and accounts has come out the so far as they have not been given any chances to exploit or cook the books, a benchmark created by the Tata Group. Thank you. Your presentation is fine, there is no problem, but I just want to tell you something that you need to add in that. First of all, just be careful while you are writing the spellings. What you wrote, there is feathers, father ko feather likha hua tha, that is wrong. Just be careful when you are giving the presentation because your word is carrying a lots of number. Just remember it, first thing. Second thing is, when you are speaking, always remember presentation can be in English, but it cannot be in pure Hindi. Okay, I can allow you one thing that you can do one thing. Okay, if you are not able to speak proper English or you can't able to do it, you can use the English, right? You can elaborate something in Hindi, something in English, but you can't use the whole presentation in Hindi because you are basically studying the that is marketing management, right? So if you are speaking, जस्ट रिमेंबर अबाउट इट कि बेटा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करना है, ठीक है? यू कैन यूज, बट आपने ज्यादातर हिंदी में प्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है? चलिए, एक बार पहली बार था ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक चीज और कमी थी कि जब भी आप कभी प्रेजेंटेशन दें, ऑलवेज यूज पिक्चर्स इन दैट, हमेशा पिक्चर्स का यूज करें। जैसे टाटा जो है, टाटा इज नॉट अ कंपनी ओनली, दैट इज अ ग्रुप, इट हैव सो मेनी कंपनीज, राइट? आइदर दैट इज टाइटन, आइदर अब तो उन लोगों ने ऑनलाइन साइट भी ओपन कर दिया है टाटा क्लिक के नाम से, वेर यू कैन परचेज द गुड्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट। they have multiple branches, उनका पर टाटा सॉल्ट हो गया, all these are the part of the Tata groups, right? So you just need to show some pictures of the products as well, right? That is going to enhance your basically efficiency of overall presentation. तो प्रेजेंटेशन बुक की तरह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने लिख दिया दैट इज ओके एंड यू आर मेकिंग इट ऑन पीपीटी, बट दैट शुड बी प्रॉपर, पिक्चर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, वर्ड्स का बहुत ध्यान दीजिए, एंड वट एवर यू आर स्पीकिंग, वट एवर यू सेड दैट इज टोटली राइट, कोई गलती नहीं था, बट कोशिश कीजिए कि थोड़ा हिंदी में भी बोलिए। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है। This presentation is made up of Britannia company, which is an food and Indian food and beverages company. एक ऐसी कंपनी है जो
मेनली स्नैक्स बनाती है और जितने भी ड्रिंकिंग आइटम्स है लाइक लस्सी। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. This is Muskan Malhotra, and I have presented a slide on Britannia company, which is mainly related with food and beverages companies. Along with me, my friends Kalpana Kumari and Kalyan Kumar are also added. So, should I proceed, ma'am? Yes. एज वी नो ब्रिटानिया कंपनी तो हर कोई जानता है, हमारे चाय से लेकर सुबह के चाय हो या शाम के आइटम्स हो, सब में ब्रिटानिया का नाम होता ही है, एज एन वो बिस्किट्स में हो, ब्रेड्स में हो या केक्स में हो। ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है। ब्रिटानिया कंपनी स्टार्टिंग में ब्रिटेन के एक बिजनेसमैन ने स्टार्ट किया था 1892 में, और उस समय उनका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। जब कोलकाता में इनका हेडक्वार्टर था तो उस समय बस बिस्किट्स की जो फैक्ट्रीज थी वो भी कोलकाता में थी, वहीं पे बनती थी। उसके बाद उन्हें इस कंपनी को इंडियन गुप्ता ब्रदर्स ने खरीद लिया, जिनके हेड थे नलिन चंद्र गुप्ता, और उसके बाद CH होम्स इसके पार्टनर बन गए। उन दोनों ने मिलकर ब्रिटानिया बिस्किट्स कंपनी लिमिटेड को लॉन्च किया। अभी के टाइम में ये कंपनी वाडिया ग्रुप के अंडर में काम कर रही है, जिसके हेड है लूसली वाडिया। इसके प्रोडक्ट्स एज वी नो, बट मेनली ब्रिटानिया केक है, बीटा मारी है, मारी गोल्ड है, मिल्क बिकीज है, न्यूट्री चॉइस है, गुड डे है, 50-50 है, ट्रीट है, प्योर मैजिक है, बॉर्बन है, नाइस टाइम है, लिटिल हर्ट्स और बहुत सारे बिस्किट्स है। इसके अलावा मेनली इनकी ब्रेड चलती है, केक्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क है और योगर्ट्स है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया जैसे और इंडिया के बाहर 60 कंट्रीज में अपना नाम कर चुकी हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है, जो 100 साल से चल रही है, और इनका रेवेन्यू अप्रोक्स 9,000 करोड़ पर ईयर जनरेट होता है। इनके प्रोडक्ट्स तो अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 5 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं, और 50% इंडियन होम्स में इन्हीं की बिस्किट्स और सारी बेवरेजेस जाती हैं। इस समय इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 60 कंट्रीज में, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और भी कई सारी कंट्रीज आते हैं, जिनका शायद हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, वहां तक ये लोग पहुंच चुके हैं। अगर इंडिया में बात करें तो मेनली इनका ब्रेड में मोनोपोली है। जितना ब्रेड ये सेल करते हैं, जितना एनुअल टर्नओवर इनका ब्रेड से रिलेटेड है, उतना शायद ही किसी कंपनी का होगा। 1 लाख टन ब्रेड है, 1 लाख टन इनका टर्नओवर है, और 450 करोड़ वो वैल्यू रखता है। उस ब्रेड के लिए इनके पास अलग से फैक्ट्रीज हैं, और 1 मिलियन लोग यानी 1 मिलियन ब्रेड्स ऑलमोस्ट ये डेली 100 से ज्यादा सिटीज में पहुंचाती है। और नॉर्मली लोग स्नैक्स में या ब्रेकफास्ट में ब्रेड का ही यूज करते हैं, तो इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, ब्रिटानिया स्नैक्स तो बनाती है, तो वो तो बाकी कंपनीज भी बनाती है। अब अगर ये बात करें कि ब्रिटानिया बाकी कंपनी से कैसे डिफरेंट है, तो इसने एक हेल्दी का लोगो लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि बिना फैट के यानी 0 ट्रांस फैट का ये सामान बनाते हैं, जिससे कि लोग हेल्दी भी रह सके और न्यूट्रिशनस खाना भी खा सके। और बहुत ज्यादा फैट, जो लोग ज्यादा डाइट पे रहते हैं वो सब ज्यादा फैट की चीज तो यूज करेंगे नहीं, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल था। इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है तो नॉर्मली तो बाकी कंपनीज की तरह ही ये ऑनलाइन भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जो भी है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, और ऑफलाइन भी है इनका, हर जगह बोर्ड्स है, हर जगह इनका लोगो तैयार रहता है। उसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे जो हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम हर मोमेंट पे यूज करते हैं, तो उसमें इन लोगों ने छोटे छोटे वीडियोस डाले, जिसमें नॉर्मली लड़की की पढ़ाई से रिलेटेड हो, लड़की के शादी चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हो, या जो गरीब बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, या रिलीजन का जो डाइवर्सिफिकेशन है, उन सबको यूनिटी के रूप में अगर बांध कर रखना है, तो इन सब से रिलेटेड कई सारी वीडियोस डालते हैं, जिस पर बहुत सारे लोग लाइक्स करते हैं, और इसके कारण इनका ऑनलाइन भी शेयर बढ़ते जा रहा है। इस समय अगर ये नॉर्मली अगर ऐड करते हैं तो हर ऐड का एक लोगो अपना बना होता है, तो उन्होंने गुड डे को लॉन्च किया, उस समय दीपिका पादुकोण को इन्होंने फीचर किया, और उसमें ऐसा डाला कि खुशियों की जिद कर, जो कि शायद हमारे मन में इसका ये लाइन सुनते ही आ जाता है लोगों के, हाँ जिद कर तू खुशी बाजे जिद कर, इस तरह का इनका एक लाइन है, जो कि काफी फेमस हुआ। इनके स्वेट एनालिसिस की बात करें
तो इनका ब्रांड पोर्टफोलियो है, ये सिंगल ब्रेड मार्केट है, सिंगल ऐसा कंपनी है जो ब्रेड मार्केट है, जो ब्रेड सेल कर रहा है हर तरह के इनकम एज ग्रुप के लिए। लाइक ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव 100-200 का ब्रेड नहीं सेल करता है, 10-20 का ब्रेड सेल करता है जो कि हर इनकम के लोग खरीद सकते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंट्री में मिडिल इनकम के जो पर्सन है वो हाई इनकम पर्सन से कई गुना ज्यादा है, तो इसलिए इनका जो पहुंच है ऑलमोस्ट हर घर में है। और इनकी है कि हाई ब्रांड रिकॉल, तो ये जो बिस्किट्स और जो केक्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं वो सबका इतना ज्यादा ये लोगों ने प्रमोशन कर लिया है, इतना ज्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि लोग अगर जो लोग यूज नहीं भी कर रहे हैं तो माउथ टू माउथ जो प्रमोशन होता है इसके थ्रू इनका सेलिंग और बढ़ते जा रहा है। मार्केट पेनिट्रेशन भी है क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, और इनके जैसा कंपनी में और इनके जैसा पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक प्रोडक्ट लाइन को मैच कर पाया हो, तो इसलिए इनका बेटर है। W स्टैंड्स फॉर वीकनेस। अब हर कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ होती है तो वीकनेस भी होती है, तो इनका वीकनेस ये है कि ये ज्यादातर अपने आप को बिस्किट्स पे ही डिपेंड बना लिए। लाइक इनको बिस्किट से 75% रेवेन्यू आता है, तो इन लोगों को लगता है कि हाँ बिस्किट सही है। बट अब क्या हो रहा है कि बिस्किट के अलावा भी इनको और भी अलग अलग फेज में जाना होगा, दूध में, दही में, और भी अलग अलग चीज में जाना होगा जो अभी नहीं गए हैं। सॉरी मैम, लाइक बिस्किट में 75% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट इनका वीकनेस ये होते जा रहा है कि ये दूध दही वाले चीज में नहीं जा पा रहे हैं, और शायद उनसे भी इनको अच्छा रेवेन्यू मिलता, इनको अमूल से टक्कर लेने का मौका मिलता जो अभी तक इन लोगों ने नहीं किया है। सेकेंड इनका वीकनेस की स्ट्रगलिंग डेयरी बिजनेस। जैसे मैंने बताया कि अमूल से तो इन लोगों ने अभी टक्कर ले नहीं पाए हैं, तो डेयरी बिजनेस जो है वो अभी बस 5% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जबकि अगर ये लोग चाहते तो 75% बिस्किट और 25% रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे डेयरी बिजनेस, अभी नहीं कर पा रहे, तो वो इनका वीकनेस है। ओफर अपॉर्चुनिटी इनके लिए ये है कि जो लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, जो लोग हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स चाह रहे हैं, उन सब के लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लोग हेल्दी खाना चाह रहे हैं और ये जीरो ट्रांस फैट का प्रोडक्ट्स निकाले हैं। Improvement in literacy rate, health awareness, changing lifestyle, and increase in disposable income are a big chance for them. इनके लिए अपॉर्चुनिटीज ये भी है कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लोग पढ़े लिखे होंगे तो एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी की तरफ से जाएंगे, उसी कंपनी में काम भी करना चाहेंगे और उसी कंपनी का प्रोडक्ट भी यूज करना चाहेंगे। तो ब्रिटानिया को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो अभी प्रेजेंट टाइम में भी और फ्यूचर टाइम में भी होंगी। लोगों के लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, लोग हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स चाह रहे हैं, और क्योंकि ब्रिटानिया जीरो ट्रांस फैट प्रोडक्ट को ला चुका है तो लोग उसी की तरफ बढ़ रहे। लाइक न्यूट्री चॉइस जो कि खासकर दिखाता है एड में कि जो लोग डाइट पे हैं, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके लिए न्यूट्री चॉइस अच्छा है, उसमें कोई भी फैट नहीं है, तो उससे उनका वेट नहीं बढ़ेगा, तो ये चीज इनके लिए एक फायदे का बात है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी, इट हेल्थ अवेयरनेस, चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड इंक्रीज इन डिस्पोजल इनकम, ये सब इनके लिए एक अच्छा चांस है। अच्छा चांस इसलिए क्योंकि लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो एक अच्छे कंपनी से ही सामान लेना चाहेंगे, लोकल सामान तो लेना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा अगर लाइफस्टाइल बदल रही है तो लोग हेल्दी चीज अगर यूज करेंगे तो इन्हीं का प्रोडक्ट सामने आएगा। और डिस्पोजल इनकम, जितना ज्यादा लोगों का इनकम बढ़ेगा उतना ही ज्यादा लोग अपने पॉकेट से इस कंपनी की तरफ खर्च करेंगे। अगर लोगों का पॉकेट ही डाउन है तो फिर खर्च तो करेंगे नहीं, तो इनका सामान तो सेल हो नहीं पाएगा। एक अपॉर्चुनिटीज इनके लिए ओवरसीज मार्केट। नॉर्मली तो इन्होंने 60 कंट्रीज के आसपास में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है, बट अभी भी ग्लोबल प्लेयर के रूप में नहीं आ पाए हैं। अगर वो बाकी सारे ओवरसीज मार्केट को भी कैप्चर कर ले तो एक ग्लोबल प्लेयर बन जाएंगे, जिससे वर्ल्ड में अगर टॉप 10 कंपनीज का बात होगा, टॉप 10 बेकरी कंपनी, कॉन्फेक्शनरी कंपनी का बात होगा, तो इनकी कंपनी को रखा जाएगा। थर्ड है बायर्स पावर। जितना ज्यादा कंज्यूमर थ्रेट्स है, वो एक डर है। इनको प्रॉब्लम इस चीज से है कि जो सारे बायर्स हैं उनके पास खुद का पावर आ चुका है। उस समय था सेलर्स पावर, अब है बायर्स पावर, यानी बायर जब चाहे अपने प्रोडक्ट को यूज तो कर रहा है बट लॉयल नहीं रह सकता है बहुत लंबे टाइम तक। अगर उसको सेम फीचर्स कम प्राइस में किसी और कंपनी में मिलेगा तो वो उसकी तरफ जा सकता है। तो इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट यही है, क्योंकि लोगों का डिमांड और फीचर्स, इकोनॉमिक जो कंडीशन है हर टाइम चेंज होते रहता है,
तो कंज्यूमर भी अपने अकॉर्डिंग ब्रांड चेंज करते हैं। अगर अमूल या कोई और कंपनी ब्रिटानिया के कंपैरिजन में ही एक अच्छा प्रोडक्ट ले, अच्छा बिस्किट ले, तो हो सकता है लोग ब्रिटानिया को भूल भी जाएं। तो ये इनके लिए थ्रेट्स है अभी के लिए। अगर इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का बात करें तो इन्होंने सोच रखा है कि 700 करोड़ 2 साल में इन्वेस्ट करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्रीज बनाने में, जिसमें इन लोगों ने हमारे बिहार को भी कैप्चर किया है। इन लोगों ने ये टारगेट रखा है कि यूपी, तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा यानी ईस्टर्न रीजन में ये सब जो स्टेट्स आते हैं, इन सब जगह शायद इनका फैक्ट्री अभी थोड़ा कम है। तो इन लोगों ने ये ध्यान रखा है कि अगर यहाँ फैक्ट्रीज बनेंगी तो इनकी कैपेसिटी जो नॉर्मल है उससे 10% ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा इन लोगों ने जून क्वार्टर में जो रेवेन्यू का आने का चांसेस रखा है वो 27% ग्रोथ रखा है, जबकि लॉकडाउन है कोरोना टाइम से, तो लोग ज्यादा सेल नहीं, कोरोना टाइम से तो ऐसा इन लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि लोग ज्यादा नहीं खरीदेंगे, बट क्योंकि कोरोना टाइम से लोग घर पे है तो अलग अलग स्नैक्स खाने को लोगों का मन करता है। बाहर के तो कोई भी स्नैक्स या रेस्टोरेंट्स तो खुले नहीं है, तो इन्हीं के स्नैक्स पे सब डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इनका जो शेयर है वो बढ़ते जा रहा है। अभी फिलहाल इनका शेयर 3,514 करोड़ है। उसके अलावा इनका कंपनी हर तरह का प्रोडक्ट बेच रहा है, बिस्किट्स में था, डेयरी में आ चुका है, केक्स में है, कॉन्फेक्शनरीज में है, तो हर तरह की कंपनी इन लोगों ने ऐड कर ली है। और जो अपना एडवर्टाइजिंग का जो इनका पैसा था ना, बजट था, उसको इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि लोग घर पे तो एडवर्टाइजमेंट ही देख रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, टीवी पे एड, अगर ये सब ये लोग देखते रहेंगे लोग, तो बाहर जाएंगे तो स्नैक्स के तौर पे इन्हीं का ब्रिटानिया का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसके लिए इन्होंने एडवर्टाइजिंग पे जो इनका बजट था उसको इंक्रीज कर दिया है। और फाइनेंशियल ईयर 20 to 21 में, यानी इस लास्ट ईयर से लेकर इस साल तक, मार्च तक का जो इनका था, क्वार्टर फर्स्ट का जो इनका एक्सपेक्टेशन था, तो जो इनका एक्सपेक्टेशन था कि हमारा 10% बढ़ेगा मार्केट शेयर, वो इनका 13% बढ़ा। तो ये इनके लिए बेनिफिशियल रहा है। मतलब कोरोना टाइम्स को भी इन्होंने अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा है। और बिहार वगैरह में क्योंकि लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो बाकी स्टेट्स, बिहार और यूपी के ही सारे लेबर्स लोग मुंबई और दिल्ली में जाके काम करे, तो उन लोगों को आने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो इन लोगों को लगा कि अगर बिहार और यूपी में फैक्ट्रीज इंस्टॉल कर लेंगे तो एज अ वो लेबर सब बाहर जाएंगे नहीं, तो एक सोशल वर्क भी हो जाएगा और इनका फैक्ट्रीज आ जाएगा, तो प्रॉफिट तो इनका इवेंचुअली इंक्रीज होगा ही। So so in this trimester, we can say from January to March, how much the percentage was increased of the selling of Britannia product? मैम एवरेज इन्होंने 10 रखा था, 13% हो गया था। Okay, that you wrote in that particular presentation. Yes, ma'am. That was 3, I guess. We just need to write one more. And one more thing. 75% revenue of the Britannia products, or we can say Britannia company is earning around 75% revenue from the biscuits, cakes, right? But what you said that they are not able to earn the money from the dairy product. Why? What is the reason behind this this particular thing? Why this happened? They are not able to earn. Yes. जब इनको बिस्किट्स में ही सारा रेवेन्यू जनरेट हो जा रहा है, 3/4 रेवेन्यू, तो इनको लगा कि अभी मिल्क वाले प्रोडक्ट्स में इनको ऐड करने का जरूरत नहीं है। और ब्रिटानिया में मोनोपोली ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं, बाकी कंपनीज बहुत डाउन है इनसे, तो उधर अभी ध्यान नहीं गया है। बट इनके जो अपॉर्चुनिटी है उसमें तो इन्होंने डाल चुका है कि हाँ, मेरे फ्यूचर प्लान्स में डेयरी फार्मिंग को इंक्रीज करने का अपॉर्चुनिटी रखना है, बजट Okay, that can be a reason, but the second reason is that because Britannia is famous for the biscuits, the core product of the Britannia is biscuit. That's why their goodwill and reputation is already established in the market. But when we are saying about the dairy product, the other dairy companies like Amul, Mother Dairy, and if we can say state-wise Sudha, these already captured the dairy market, right? So that's why they are not able to basically compete with those companies, right? So that is the reason the Britannia Dahi is there. You know that Britannia Dahi is available in the market, but they can't able to compete because of the existing dairy market, right? So this is also the basic reason. That's why
if they are expanding those market, they cannot able to get the revenue as such comparison to the other product which they are selling, like biscuits and other bakery products, right? That is also the reason. Okay, next group, baki theek tha. Speak about, first of all, introduce this company. My topic is Relaxo Footwear Company. So I am started. Introduction. Relaxo Footwear stepped into footwear industries in 1976, promoted by Mukund Lal Dua and Ramesh Kumar Dua. It started off with manufacturing of Hawaii slippers and subsequently diversified into manufacturing casual joggers, schools, and leather shoes. Relaxo is one of India's most quality, conscious, and progressive footwear companies, headquartered in Delhi. 1976 में मुकुंद लाल दुआ और रमेश कुमार दुआ ने रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी में अपना कदम रखा था। उन्होंने हवाई स्लीपर्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और बाद में कैजुअल जॉगर शूज एंड लेदर के शूज का निर्माण किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, in India. Relaxo Footwear Limited, a part of Relaxo Group, which has major interest in footwear production, was incorporated in September 13, 1984 as a private limited company to market the productions of group concerns such as Hawaii slippers, lightweight slippers, canvas shoes, PVC footwear, etc. It was subsequently converted into a public limited company on 31 March 1993. In the year 1995 to 96, in company has transferred from slowly and a trending market agency to that of a full manufacturing unit by putting up facilities to produce. मैम रिलैक्सो कंपनी रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड जो है रिलैक्सो ग्रुप का एक हिस्सा है और इसमें प्रोडक्शन फुटवेयर प्रोडक्शन में इसका मेजर इंटरेस्ट है। सितंबर 13, 1984 में प्राइवेट कंपनी के रूप में इन्होंने ये हवाई स्लीपर्स, हल्के वेट के स्लीपर्स, कैनवास के शूज ये सब ये मैन्युफैक्चरिंग किए थे। फिर बाद में 31 मार्च 1993 को ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया था। 1995-96 में 15,000 का उत्पादन की सुविधा लगाकर इन्होंने पूरे मार्केट एजेंसी को विकसित कर दिया था। Relaxo has experienced a record-breaking growth rate of 48,000% within the last 10 years, from a modest sales of around 1 million in the years 77 to 78. It has today crossed the race 2,000 million plus figure. रिलैक्सो कंपनी लास्ट 10 ईयर में 48,000% का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ किया है। लगभग रुपीस की मामूली सेल्स है। वर्ष 77 और 78 में 1 मिलियन या आज रुपीस को क्रॉस कर चुका है। रिलैक्सो हैज the capacity to manufacture over 10 million pair per annum. It is second only Bata, a name of international repute in the footwear market. In India, Relaxo has a customer base of around 100 million people. Relaxo कंपनी में
पर एनुमम 100 मिलियन से अधिक जोड़े मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। यह बाटा से दूसरे नंबर पर आता है। रिलैक्सो में लगभग 100 मिलियन पीपल कस्टमर बेस्ड होते हैं। रिलैक्सो कैपेसिटी मैन्युफैक्चर 3 लाख पेयर ऑफ हवाई स्लीपर्स पर डे इन द हाईएस्ट इन द फुटवेयर इंडस्ट्रीज। रिलैक्सो की प्रतिदिन 3 लाख जोड़े हवाई चप्पल बनाने की कैपेसिटी फुटवेयर इंडस्ट्रीज में अधिक है। It is headed by 6 director, a president, 5 GMS and over 13 managers. इसके जो हेड होते हैं वो 6 डायरेक्टर होते हैं, एक प्रेसिडेंट और 5 GMS होता है और over 13 मैनेजर्स। मार्केट लीडर्स। Product available for every age group and every price point plus 6,000 SKUs. Price value for money product creating a inter-families quality. Every stage for manufacturing process maintained with stringent quality test. Brand 10 brand with ambassadors like Salman Khan, Akshay Kumar, Shahid Kapoor and Shruti Hassan. Distribution 15,000 retailers service through distribution, 217 Coco store. Manufacturing 8 state of arts manufacturing plant with world class concept. ब्रांड सेप्ट्रम रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, ये ब्रांड का वो लोगो है। कॉर्पोरेट उसको एक बार वापस लोगोस दिखाइए। ये ना यस, फ्लाइट, स्कूलमेट, Bahamas, Kid Fun, Marizane, Casualis, Boston and Sparks. All these are the part of the Relaxo Footwear Limited, right? Yes, ma'am. And Relaxo is famous for what? Basically, Relaxo is famous for what basically? What kind of product? Is they are famous for the formal shoes? Is they are famous for the school shoes, school students uniform or something? The student school shoes? Or they are famous for the sleepers? Sleepers, ma'am. They are famous for two things basically, sleepers and the second one is school students going jo school going students ke liye jo shoes hote hain, they are famous for that. Yes, ma'am. And little bit a sandal, but not a very fancy sandal, but it is a kind of a we can say a kind of a sleeper is that like Marizane, but that is a very comfortable sleeper. Okay. Yes, ma'am. Corporate objective: maximum wealth for shareholder, meet and exceed customer expectations, complaints to ISO 2001, ratio 2008 and ISO 1,401 ratio 2004, developing human resources assets through effective training and leadership development, to explore nations and international markets, product innovations through designs and development, 100% statutory and legal compliance, optimum utilization legal compliance. Okay. Yes, compliance. Optimum utilizations of resources. Future ready. Manufacturing excellence. Lean manufacturing. Maynard operations. Sequences, technology and innovations. SAP complaints and Microsoft Dynamic
navigations, product development and design innovations, end-to-end product tracking, real-time customer experience feedback, supply channel, forward-looking supply and capacity planning, optimum inventory management, sales and distribution, channel management, initiatives, Initiatives. initiatives strengthened CDS and IDS operations, modern trade and e-commerce platforms, cost of optimization, Optimization. Hmm. optimizations, manpower utilization, material cost and energy consumptions, rationalized of expenses. Rationalization of expenses. Huge industries, Huge huge industry huge potential. industries potential. Number one, change in consumer habit. Footwear industries in turning from beginning a basic need for fashions, comfort and performance authority industry. Oriented Second, industry. Oriented industry. yes, ma'am. Second, increase in discretionary spend. Discre- dis- Discretionary Discretionary spend. spend of India's household expected in increase in the next 4-5 years, with urban masses in Emerging. emerging as measured consumptions driver. Third, Emerging role emerging of role digital. of digitals. Footwear remain one of the highest purchased category online. The emergency of digital economic with converted drive from government present multiple Opportunities. opportunities across the value channel. Number four, huge export opportunities. India is the second largest global producers of footwear after China, accounting for 9% of global production. However, India's share in global export is just 2% compared to China's shares of 14%, thus presenting room from growth Opportunity. opportunities. Do one thing. Okay. और ऊपर ठीक है. Good afternoon, Shilpi. I am very thankful to Shilpi ma'am to give me opportunity to present the presentation about the companies. Now I am some point to explain on the topics SWOT analysis of Relaxus footwear companies. First of all, this company strength. It is the topmost valuable company in India. It is a branded footwear company. Relaxus Footwear is one of the best footwear company in India. The products available for every age groups. The peoples are more reliable of their products. The turnover of this very high. The current financial year, the turnover of this company is rupees 2,500 crores, and it's planned to expand its retail presence with additionals of 50 stores. Relaxus companies has been growing at a compounded annual growth rate of 20% in the last 5 years. It currently has 300 exclusive brand outlets, 50,000 multi-brand outlets across the country, and also available on a leading e-commerce platform. Relaxo Footwear is endorsed by the top Bollywood actors like Salman Khan, Akshay Kumar, Shahid Kapoor, and Shruti Hassan. Now the next point that is weakness. The companies decrease with growing cost year over year for long-term projects. That stocks which have rising amounts of work in progress, where cost of long-term projects is rising. अभी भी वो highest
ग्रोथ पर है, फिर भी वो अपने इक्विटी शेयर जारी करती है और हम इनके पास जो है वो मतलब उसके उनके ऊपर भी बहुत से डेप्ट अभी भी है, डेप्ट है, और वो अपने पैसों को इंक्रीज स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए वो इक्विटी शेयर जारी करती है अभी। और उसका दैट नेक्स्ट पॉइंट, एफएस डिक्रीज शेयर होल्डिंग इन स्टॉक इज कंसिडर्ड नेगेटिव फॉर दिस स्टॉक्स। यानी मैम उसका एफएस डिक्रीजिंग शेयर होल्डिंग भी डिक्रीज हो रहा है और उनका नेगेटिव पड़ता है स्टॉक पर उनका। मैं कहने का मतलब है कि एफएस डिनोटेड दैट द एफएस वन ऑफ द होल्डेस्ट एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज इन द वर्ल्ड हैज बीन credited with planning the mutual funds। मतलब इसका एक बहुत ही इसका जो इफेक्ट है मैडम, वो इनका जो डिक्रीजिंग हो रहा है शेयर होल्डिंग, वो लो होता जा रहा है, इनका शेयर होल्डर्स इनका लो होता जा रहा है। नाउ दैट्स अपॉर्चुनिटी companies we know that there is our people who set us apart and sports success year after year. Hence, we have created a high performance cultures that put the emphasis on innovations and growth. This enables their development and ultimately and wider jobs opportunity in relaxer companies. And end user is one who gains access to website and use the offered services. Companies 10% increases in share prices and rising the net profit growth. Companies improved in net profit, operating profit, and increasing the revenue every year, and high momentum scores. Now that the slide. ट्रेड्स का बोलिए थोड़ा सा स्लाइड ऊपर। थ्रेड्स पे रुकिए प्रियांशु, आप बस रुक जाइए। Yes, Rajesh, you can continue. Company with high market capitalizations, lower public shareholdings. The total value of the company's share short stock is very high. The company has lower shares holders because the company's share price is very high. These are the several factors that could impact a company's market capitalizations. Significant changes in the value of shares, either up or and the next point that madam, and increasing trade in non-core incomes. कहने का मतलब है मैडम कि जो नॉन कोर आइटम्स है इनका भी जो वो इंक्रीजिंग हो रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट, टैक्सेस और अदर एक्सपेंसेस इनका बढ़ रहा है, तो वो इनका थ्रेड्स इनका जो बढ़ने का डर होता है, और कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत हाई हो रहा है, जिससे कि शेयर होल्डर्स कम ये पैसा निवेश कर रहे हैं इसमें। ओके, थैंक यू मैम। ओके, क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव ग्राफ्स और एक्सेसिव आप स्टॉक्स और शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। सी वी आर द स्टूडेंट्स, you all are the students of marketing, right? सारे बच्चे जरा कैमरा ऑन करके, बहुत ज्यादा ग्राफ्स वगैरह यूज मत कीजिए, उतना ज्यादा कोर फाइनेंशियल। स्टूडेंट फाइंडर सर्विस founded in 2008 by Deepinder Goyal and Pankaj Chadha. It was named by Wooding in 2000. आवाज आ रही है मैम? यस। Zomato is a restaurant finder platform and discovery service founded
Founded in 2008 by Deepinder Goyal and Pankaj Chadha. It was named by Foodie in 2008, but in 2010 it was changed as Zomato. जोमेटो को पहले 2008 में नाम इसको फूडी बाई के नाम से रखा गया। दीपेंद्र गोयल एंड बचपन अपने दोस्त पुराने मित्र पंकज चड्ढा के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए हैं जोमेटो का, जो 2008 में फूडी बाई के नाम से रखे और 2010 को जोमेटो के नाम बदलकर जोमेटो रखा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय जोमेटो रेस्टोरेंट, डिस्कवरी, ordering and met. जोमेटो जो है उसको हरियाणा के 2 युवा लोग मिलकर स्टार्ट किए थे। स्टार्टिंग में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने मिलकर। जो एक मोबाइल एप्लीकेशन, इसको में फूड ऑर्डर करने की सुविधा है, अपना चेयर रिजर्वेशन करने की सुविधा उपलब्ध है और इसमें अपना फूड ऑर्डर चॉइस करने की सुविधा अवेलेबल है। Fourth marketing medium and messages. Zomato हमेशा ऐसे इस तरीके से अपनी कैंपिंग करता है जो कभी लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है कि 2017 में एक बार उसने यूथ लैंग्वेज में अपनी कैंपिंग की थी और इस तरह से अपने वोट लगाए थे, और ये भी है जिसपे बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन उससे जोमेटो को कोई नुकसान नहीं हुआ था और इससे और वो लैमलाइट में आ गया था। सेकेंड है लो कॉस्ट मार्केटिंग मीडियम। जोमेटो हमेशा लो कॉस्ट मार्केटिंग मीडियम ही यूज करता है। लाइक हम किसी रेस्टोरेंट या कहीं भी जाते हैं तो उसके डोर्स या कहीं पे चिपके होते हैं कि रिव्यू ऑन जोमेटो और ऑर्डर ऑन जोमेटो, तो वो ऐसी चीजें यूज करता है जो बहुत लो कॉस्ट होता है। इस तरह से वो अपनी एडवर्टीजमेंट करता है। और वो इंटरनेट मीडियम भी यूज करता है, इंटरनेट, जिससे कि वो अपनी एडवर्टाइजिंग कर सके। थर्ड है गुड सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस टू कस्टमर। जोमेटो हमेशा ध्यान रखता है कि उसके कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज मिले और उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे हो, और उस हिसाब से वो कमीशन भी देता है। लाइक अगर किसी रेस्टोरेंट का सर्विस अच्छा है तो वो उससे कम कमीशन चार्ज करता है, और अगर किसी रेस्टोरेंट का सर्विस अच्छा नहीं है तो उनसे ज्यादा कमीशन चार्ज करता है। थर्ड फिर है हैवी डिस्काउंट। वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट देता है। ये हम देखते भी जोमेटो ऐप पे कि हमेशा हमें 30 to 40% ऐसे डिस्काउंट मिलते रहते हैं, जिससे कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और ऑर्डर करते हैं। और गुड रिलेशन विद स्टेक होल्डर्स। और जोमेटो हमेशा अपने स्टेक होल्डर से भी अच्छे रिलेशन बना के रखता है, जिससे कि वो उसमें इन्वेस्ट करे। जैसे कि 2017 में एक बार जोमेटो ने ऐसा करा था कि उसने अपने 70% रेस्टोरेंट स्टेक होल्डर्स को फ्री कमीशन दे दिया था कि उनको अब से कमीशन चार्ज नहीं करना होगा। और जोमेटो कभी स्क्रिप्टेड मैसेज यूज नहीं करता है। लाइक हम कभी अगर रिव्यूज में कभी हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हम ऑर्डर करते हैं, हमारी फूड डिलीवर नहीं होती है टाइम पे, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो कभी भी ऐसे स्क्रिप्टेड मैसेज में हमें आंसर नहीं देता है। हमेशा एक देता है जिससे कि हम उनसे बहुत फ्रेंडली रहे। जोमेटो का एक खुद का ब्लॉग भी है, जिससे वो अपने आइडियाज अपने ब्लॉग डालते रहता है, जिससे कि और लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो इंगेज रखता है अपने कस्टमर्स को। लाइक ये एग्जांपल है, वो ऐसे पोस्ट डालते रहता है जिसमें कि लोग इंगेज हो जाए और देखें और उसमें पार्टिसिपेट करें। और एंड में है कि वो पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी करता है। जैसे कि हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि हम जब यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें ऐड आते हैं जोमेटो के, या फिर गूगल एड्स में भी वो अपने एडवर्टीजमेंट देता है, जिससे कि लोग उसको जाने और उसका और ग्रोथ हो। इस तरह से वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करता है। मैम आगे रोहित बोलेगा। डन। ओके, बोलिए बेटा। My name is Rohit. Today's topic is business plan. India is the best investor, global investor. Zomato is invest किया है, इनका इन्वेल्यूशन 25 करोड़ क्यों है? इन्वेस्टर अपने पैसे क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब यूजर रिक्वायर हो सके, पर इसका हैबिट लग जाए और इससे यूजर का रिक्वायर बढ़ जाए।
फिर इतना आसान है, जोमेटो में डिस्काउंट इतना दे दिया है कि आप दिन भर में 2 बार ऑर्डर कर लेते हैं, जबकि 40% डिस्काउंट हटा दिया जाए तो दिन भर में कोई एक बार भी अगर करना हो तो उसके लिए सोचेंगे। जिसके लिए 30-40% डिस्काउंट कर रहे हैं, तो अब ये इन्वेस्टर्स का पैसा जलाया जा रहा है। तो नहीं, ये समझ लीजिए कि अगर कोई रेस्टोरेंट SWOT strength. First, user perceives Zomato as a specialty product focused on food and restaurant. Second, high awareness, top of the mind product. Third, global presence, 25 country and 1.5 million listed restaurants. Fourth, superior technology and a strong workforce over 1,200 people. Fifth, asset-less business model. Sixth, simple and user-friendly interface. Seventh, aggressive and innovated marketing strategy. Next page. Weakness. First, competition from search engine and other similar apps means limited growth. Second, drastic growth means susceptible to bad content. Third, not susceptible to bad content. Susceptible to bad content. Third, not customized for each target market. Fourth, work inefficiently. 5, high staff turnover. Next page. Opportunities. First, opportunity to extend the further more countries. Second, increasing internet penetration and number of smartphone users. Third, rapid technology development. Next page. Threats. First, intense competition. Second, lack of clear rules and regulations. Changes in government policy can easily affect the business model. Third, business model can be easily imitated by other players. Product and service. Future perspective. At the moment, Zomato does not seem to have a formal mission and vision statement, but according to Pankaj Chadha and co-founder and CEO of Zomato, we want to be the Google of food. Our vision is to be the global platform when someone is looking for food locally. And according to its site, Zomato aims our mission to ensure nobody has a bad meal. Thanks, ma'am. Okay.